हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें हम आपको उस चैप्टर की डिटेल या जो बड़े बच्चे हैं कंपटीशन एग्जाम्स के, उनको हम जीके, करंट अफेयर और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। मैं आपको पढ़ा रही थी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 विच स्टैंड्स फॉर पावर शेयरिंग। ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आज हम स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, अगर मेरी लेक्चर देखी होगी तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग तो हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उसके बारे में आपका सेकंड चैप्टर है। पूरा डिटेल में फेडरलिज्म क्या होता है उसके बारे में आपका डिटेल्ड एक चैप्टर दिया हुआ है। आपका जो देश है, हमारा जो देश है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाता है। यहाँ पे पावर शेयरिंग होती है 3 अलग अलग लेवल्स पे। तो हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अगर हमें हमारे देश का जो संचालन हो रहा है, जो देश चल रहा है, उसमें किस तरीके से सत्ता का बंटवारा हुआ है, उस चीज को समझने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। What is federalism? Federalism क्या है? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. Last chapter में आपने बेल्जियम और श्रीलंका का कंडीशन मैंने आपको समझाया था, केस स्टडी, कि बेल्जियम में किस तरीके से बेल्जियम की सरकार ने बहुत समझदारी से, सूझबूझ के साथ वहां का सत्ता का बंटवारा किया। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया? गलती कर दी। उन्होंने क्या किया? मेजॉरिटी बेस्ड वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म कर दी अपने हिसाब से, जिसका ड्रॉबैक उनको देखना पड़ा। तो ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट्स। आपने श्रीलंका वाले केस को देखा था, उन्होंने गलती की थी, लेकिन बेल्जियम ने क्या किया था? बेल्जियम ने अपने सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने क्या किया? अपने देश के संविधान को संशोधित किया 4 बार, जिनमें एक संशोधन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है, वो पावर जो है रीजनल गवर्नमेंट को भी दी गई, क्योंकि रीजनल लेवल पे बहुत सारे अलग अलग भाषाई लोग रहते थे और उनको भी इंपॉर्टेंस देने के लिए जरूरी था कि रीजनल लेवल पे भी एक गवर्नमेंट हो जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। बहुत पहले से वो जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करती थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विथड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, सारी पावर्स उनको दी गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस पावर को छीन भी सकती थी। The changes that took place in 1993 was that regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. जब पहले रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, तो वहां पे क्या हो रहा था? जो सरकार है, जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, वो उनको बदल सकती थी या हटा सकती थी। लेकिन 1993 में क्या चेंजेस हुए, क्या संशोधन हुआ संविधान में, कि अब स्टेट के पास भी इक्वल पावर होगी, रीजनल लेवल पे भी इक्वल पावर होगी, और उनकी जो पावर्स हैं उनको खींच नहीं सकता सेंट्रल गवर्नमेंट। इतनी चीजें समझ आई? आगे बढ़ते हैं। Where are we? Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Unitary form, अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स आ रहे हैं। पहला क्या है? यूनिटरी है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 मेन वर्ड्स आ रहे हैं। कौन कौन से? यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म। अब ये यूनिटरी फॉर्म क्या होता है, फेडरल फॉर्म क्या होता है, ये समझिए। ऑफ गवर्नमेंट श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers. अब यहाँ पे यूनिटरी का मतलब समझिए। आप 2 फॉर्म पढ़ रहे हैं, यूनिटरी पढ़ रहे हैं और आप फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो अब यूनिटरी क्या होता है, चलिए समझाते हैं। यूनिटरी में क्या होगा? जहां पे जो सारी पावर्स हैं वो किसके पास होंगी? सेंट्रल के पास होंगी। और फेडरल में क्या होगा?
फेडरल में जो पावर होगी ना वो सेंट्रल के साथ साथ स्टेट के पास भी होगी। यूनिटरी में जो सेंट्रल है वो सबसे सर्वोपरि होगा, जो केंद्र सरकार है वो सबसे सर्वोपरि होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। नेशनल गवर्नमेंट, पूरे नेशन में जो एक गवर्नमेंट होगी वो सर्वोपरि होगी। तमिल लीडर्स वेंट श्रीलंका टू बिकेम अ फेडरल सिस्टम। जो तमिल लीडर्स थे जो श्रीलंका के थे वो कहाँ गए, वो फेडरल सिस्टम चाहते थे। ठीक है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री। यहाँ पे आपको फेडरल का डेफिनेशन मिला, ये फेडरलिज्म कहलाता है, और ये आपको यूनिटरी का डेफिनेशन मिल गया, जहां पे जो पावर्स हैं, जो सत्ता है वो सरकार के लेवल पे, यानी जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसके पास होगी पावर, तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाएगा। और जहां पे केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ, यानी केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, अगर सत्ता का बंटवारा उन तीनों लेवल पे होता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाता है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द गवर्नमेंट ऑफ एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है, जो फेडरेशन है उसमें क्या होता है, दो अलग अलग लेवल पे बंटवारा होता है सत्ता का। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक जो होगी जो पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होगी, यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। अब ये जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी वो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, डिसाइड करेगी सारी चीजें कुछ विषयों पर। अब इसमें आगे चल करके हम पढ़ेंगे ये जो अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं उनका काम कैसे निर्धारित किया जाता है, जिसमें यूनियन लिस्ट आएगी, अलग अलग कॉन्करेंट लिस्ट आएगा, तो ये सारे लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट संभालती है या नेशनल गवर्नमेंट संभालती है, वो आपको इस लेक्चर में पता चलेगा। देखते रहिएगा पूरा लेक्चर। The others are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of their state. अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उनके कुछ अलग विषय होंगे, अलग टॉपिक होंगे जो वो डिसाइड करेंगे, लेकिन सेंट्रल लेवल का कुछ अलग टॉपिक होगा जो नेशनल इंटरेस्ट का होगा, जो नेशनल इंटरेस्ट का होगा। समझ आया, यानी नेशनल गवर्नमेंट जो होगी वो नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक्स को देखेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो डे टू डे जो डिसीजंस होंगे अपने स्टेट के लिए वो स्टेट वाले ही लेंगे। हाँ, both these levels of government enjoy their power independent on the other. अब ये जो अलग अलग पावर्स हैं सेंट्रल की, स्टेट की, वो अपना पावर अलग अलग एंजॉय करेंगे, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। In this sense, federation are in this sense, federation are contrasted with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub units or subordinate to the central government. अब सेंट्रल गवर्नमेंट आप जो पढ़ रहे हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, उसमें क्या होगा, बाकी जो गवर्नमेंट होगी या तो उनके साथ काम करेगी या उनके सबऑर्डिनेट में होगी यूनिटरी गवर्नमेंट में। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होगा, सबके अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होंगे, अलग अलग क्षेत्र अधिकार होंगे, और वो जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में अपना काम करेंगे, और सेंट्रल जो है वो स्टेट में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, और जो स्टेट है वो उनके में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती सेंट्रल वाले में। ठीक है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, but in federal system the central government cannot order the state government to do something. फेडरल सिस्टम में क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट को कि तुम ये करो ये मत करो। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अपने कुछ अधिकार होते हैं, पावर्स होती हैं जो वो इंजॉय करते हैं, उसमें सेंट्रल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी कहीं पे भी जवाबदेही नहीं होती कि स्टेट जो भी निर्णय ले रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, जो भी नीतियां बना रहा है, उसमें उनकी कहीं से जवाबदेही नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट को।
बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल सिस्टम हो, चाहे यूनिटरी गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे क्या होगा, ये लोग को सिर्फ पीपल्स के इंटरेस्ट पे, सिटीजन के इंटरेस्ट पे ध्यान देना होगा, ना कि अपने इंटरेस्ट पे। तो चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो उनकी जवाबदेही किसकी तरफ होगी, उनके नागरिकों की तरफ होगी। Let us look at some of the key features of federalism। अब देखिए, आपको फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट, दोनों चीजों को समझा दिया। अब आपको फीचर्स पढ़ने होंगे, ये फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड्स में पूछता है, तो इन फीचर्स को अच्छे से समझिएगा। Let us look at some of the key features of federalism। पहला, फेडरलिज्म का की फीचर क्या है? पहला तो ये कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 2 से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होती है, पहला। दूसरा क्या है? डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अलग अलग लेवल पे है, सेंट्रल पे है, स्टेट पे है, लेकिन ये दोनों जो सत्ताएं हैं वो लोगों के लिए काम करेंगी और सेम सिटीजन को गवर्न करेंगी। बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। उनका क्षेत्राधिकार जो है अलग अलग होगा। इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब चाहे वो लेजिस्लेशन, लॉ बनाने का हो, टैक्सेशन पॉलिसी बनाना हो, या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, वो अलग अलग लेवल पे ही काम करेंगे। द jurisdictions ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर्स और गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेंट्रल किस मुद्दे पर काम करेगा, ठीक है, स्टेट कहां तक काम कर सकती है, ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, सारी चीजें लिखित हैं आपके संविधान में। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ठीक है, जो कुछ भी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल काम कर रहा है, उन सारी चीजों के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, फोर्थ फीचर क्या है आपके फेडरलिज्म का? The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed। यानी कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन हो, संविधान में बदलाव करना हो, संशोधन करना हो, कोई लॉ बनाना हो, कोई लॉ हटाना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूनिलेटरली यानी अकेले कहीं पे भी निर्णय नहीं ले सकती है, उनको राज्य से पूछना पड़ेगा। बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बदलाव यदि करना है तो दोनों, बोथ लेवल्स, स्टेट और सेंट्रल, दोनों से अनुमति लेनी होगी। जब दोनों राजी होंगे तो ही बदलाव आएगा। फिफ्थ क्या बोलता है फीचर? कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट का क्या काम होता है? वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आर्टिकल्स को, और गवर्नमेंट के काम को भी इंटरप्रेट करती है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट The highest court act as an umpire of disputes arise between different level of the government in the exercise of their respective powers। यदि कोई विवाद होता है, कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है, कोई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस केस में जो हमारा कोर्ट है वो सामने आता है और वो मसले को सुलझाता है या सुलह करवाता है। स्टेट और सेंट्रल लेवल के बीच में यदि कोई विवाद हुआ तो हमारा न्यायालय जो है वो सामने आएगा और उस मसले को सुलझवाता है। सिक्स्थ फीचर क्या है? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होती है दोनों लेवल के पास, और वो रेवेन्यू कलेक्ट कहां से करेंगे वो भी स्पेसिफिकली रिटन है। सब कुछ रिटन में है, किस क्षेत्र में काम करेंगे, कौन किसके में इंटरफेयर नहीं करेगा, कहां से उनका रेवेन्यू जेनरेट होगा, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सेवेंथ फीचर क्या है? द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। अब फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला क्या है? सेफगार्ड करना, जो यूनिटी है हमारे देश में, अलग अलग जाति जनजाति सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उसको बचा करके रखना और प्रमोट करना, पहला उनका
मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है फेडरल सिस्टम का, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और जो हर क्षेत्र की अलग अलग डाइवर्सिटी है, उनकी अपनी खूबी है, खासियत है और मान्यताएं हैं, उनको क्या करना है, आपको बढ़ाना है। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फेडरल सिस्टम का। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड अग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जो गवर्नमेंट है उनको पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उसको मानना पड़ेगा। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट। दोनों को अग्रीमेंट पे ये ध्यान रखना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि वो जो भी उनका कार्य दिया गया है वो निर्धारित है। An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together। देखिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। आप इंसानी रिश्ते की बात कर लीजिए, आप अपने देश के संदर्भ में बात कर लीजिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा तो ही कोई भी चीज लंबे समय तक टिक पाएगी। तो स्टेट और सेंट्रल के बीच में अगर म्यूचुअल ट्रस्ट है तो देश अच्छे से चलेगा। उनको एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा और साथ ही साथ जो अग्रीमेंट हुआ है कि हम अलग होकर भी साथ हैं, उस चीज को कायम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federation have been formed. देखिए, फेडरेशन जो है ना, फेडरल सिस्टम जो है वो दो अलग अलग तरीकों से बना था। पहला रूट क्या था? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। अब फेडरल सिस्टम बनता कैसे कैसे है? दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तो जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, जब वो साथ आकर के एक राज्य बनाते हैं तो वो होता है, या और इसमें सेकंड क्या बता रहा है आपको, पहले फर्स्ट वाला समझते हैं, रीड करते हैं और फिर समझते हैं। जस्ट मिनट। The first route involves independent state coming together। जो independent state है उनका साथ में आना, ये पहला आपको बताया, on their own to form a bigger unit, to form a bigger unit so that they pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia। coming together federation आपका पहला फॉर्म हुआ, दिख रहा है आपको? हाँ चलिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये आपका पहला फॉर्म हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो साथ आ करके एक राज्य का निर्माण करेंगे, जिसका एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फेडरेशन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे अलग अलग, उनके पास इक्वल पावर होगा, बराबर का उनके पास अधिकार होगा। एंड आर स्ट्रॉन्ग विद अ विस फेडरेशन गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है फेस टू फेस। तो पहला आपके पास फॉर्म आया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आएंगे, एक राज्य का निर्माण करेंगे और हर राज्य के पास, हर स्टेट के पास अपना अधिकार होगा, इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड क्या बोल रहा है? The second route is where a large country decide to divide its power between the constituent state and national government। दूसरा होता है जिसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक लार्ज कंट्री है जो डिसाइड करती है कि पावर को बांट दिया जाए अलग अलग राज्यों में। सुनाई सेम दे रहा है पर है अलग अलग। एक बात कर रहा है सारे इंडिपेंडेंट स्टेट को साथ में ला करके एक करने की, ठीक है, जिनके पास इक्वल पावर होगी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बड़ी कंट्री है जो डिसाइड करती है, जो साथ में है पहले से, लेकिन वो डिसाइड कर रही है कि पावर्स को दे दिया जाए। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। In this second category, the central government tends to be more powerful with the states। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होगी, ज्यादा पावर होगी, लेकिन
स्टेट्स भी साथ साथ पावर होगा उनके पास भी। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर गारंटीड स्पेशल पावर्स। यहाँ पे देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, जो स्टेट्स हैं उनके पास पावर होगी, सेंट्रल के पास पावर है, स्टेट्स के पास भी पावर होगी, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कुछ ऐसे राज्य होंगे, एक देश है उसमें कुछ ऐसे राज्य होंगे जिन्हें स्पेशल पावर दी गई होगी। सारे स्टेट्स के पास अपना एक सत्ता है, अधिकार है, लेकिन कुछ स्टेट्स होंगे जिनके पास अलग अधिकार होंगे, जिन्हें आप यूटीज बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं जो वर्ड ज्यूरिसडिक्शन बार बार बोल रही हूं उसकी डेफिनेशन भी एक बार देख लीजिए। ज्यूरिसडिक्शन, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, वो एरिया, वो क्षेत्र, अधिकार होता है जिसमें किसी के पास अपनी अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी होती है। द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, या तो वो किसी सर्टेन किसी टॉपिक पे हो सकती है पावर, या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को लेकर के हो सकती है। What makes India फेडरल कंट्री? अब इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है ये देखना है, और इसी में आपको बताएगा अलग अलग लिस्ट के बारे में और जो यूटीज होते हैं उनके बारे में। रीड करते हैं, समझते हैं इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। क्योंकि बेल्जियम और श्रीलंका में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग तरीके के लोग थे, तो उस डाइवर्सिटी को मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, अब इनसे बड़ी, अब ये दोनों जो देश हैं उनकी संख्या हरियाणा के बराबर है, हरियाणा के आधा है या हरियाणा के बराबर ही है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपके इंडिया का कितना पॉपुलेशन है और यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है। विथ सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजियंस एंड रीजन्स, यहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग रिलीजन, जाति, धर्म के लोग हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, अब आपको हमारे देश के बारे में समझना होगा कि हमारे देश में किस तरीके से पावर शेयर किया गया है। Let us begin within the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. हमारा जो भारत देश है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद जो है आजाद हुआ। Soon after independence, several princely states become a part of the country. बहुत सारे ऐसे states थे जिनमें राजशाह चल रहा था और उनको साथ में मिला करके हम भारत में लेकर के आए और एक भारत बना। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाद में हमारा जो संविधान है उसने भारत को घोषित किया क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federation. हमारे संविधान में फेडरेशन वर्ड नहीं यूज किया गया था, लेकिन जो हमारा देश है वो इसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, फेडरेशन पे। अब आगे पढ़ते हैं। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। आपको मैंने अभी फीचर्स बताए थे फेडरलिज्म के, 2 से ज्यादा गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल के पास, स्टेट के पास इक्वल पावर होगी, दोनों के पास अपने अपने अधिकार होंगे, अगर विवाद होता है तो उसमें न्यायालय बीच में आती है। वो सारे जो 7 फीचर्स अब भी मैंने पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं। वी कैन सी that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. ये सारे फीचर्स जो हैं वो अप्लाई कहाँ से हो रहे हैं, संविधान से हो रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान में 2 टायर सिस्टम के बारे में, 2 टायर सिस्टम मतलब 2 अलग अलग लेवल पे सरकारें होंगी, इसके बारे में बताया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो यूनियन, हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगी। एंड द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। लेटर अ 3rd टायर ऑफ फेडरेशन वाज एडेड। हमारे संविधान में 2 लेवल की सरकारों की, 2 अलग अलग स्तर के सरकारों की बात की गई थी, एक केंद्र और एक राज्य के बारे में। लेकिन बाद में जाकर के 3rd लेवल की गवर्नमेंट भी बना दी गई, जिसे हम रीजनल लेवल पे, पंचायत लेवल पे बोलते हैं या लोकल लेवल पे मानते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज।
थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है उसे हम पंचायती लेवल बोलते हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन, इनके पास भी अपना अलग अधिकार है। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislation power between the union government and the state government. Thus, it contains three lists. अब इसमें तीन अलग अलग लिस्ट आती है क्योंकि अलग अलग लेवल पे सरकार है तो उनके कुछ अलग क्षेत्र अधिकार निर्धारित किए गए हैं जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूनियन लिस्ट में कौन से विषय आते हैं, स्टेट लेवल में स्टेट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से विषय आते हैं, और जो इन तीनों में नहीं आ रहे हैं जैसे आईटी सेक्टर वगैरह वो किस लिस्ट में आएंगे। ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है और इसको जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर पे आइएगा। आज की लेक्चर समझ आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।